नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव हमारे क्षेत्र का भविष्य तय करता है। हमारा जो नेता हैं, जो हमारे विधायक बनते हैं, वो हमारे क्षेत्र का भविष्य तय करते हैं। इसी तारतम्य में हम कांग्रेस पार्टी के प्रखर नेता, पूर्व महापौर, कटनी नगर निगम के प्रथम महापौर श्री विजेंद्र मिश्रा जी से एक मुलाकात करने आए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि विजेंद्र मिश्रा जी क्या इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। यदि इनको मौका मिलता है तो ये किस तरीके से कटनी नगर निगम और उससे जुड़ा हुआ जो गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उस पर क्या विकास करेंगे, किस तरीके से ये कटनी को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था, इस बार के चुनाव में क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय कांग्रेस की और हमारे जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के प्रति जो जनभावना है, जनता का विश्वास है और 15 महीने की सरकार में उन्होंने जिस तरह से जनसेवा की, नई नई योजनाओं की शुरुआत की, उससे पूरा जनमानस, पूरा प्रदेश आज एक आशा भरी निगाह से कमलनाथ जी और कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि पूरा प्रदेश पिछले 20 वर्षों से पूरी तरह छल, प्रपंच और ठगी का शिकार हुआ है और जनता अब इन झूठे वादे करने वालों को, इन प्रलोभन दे करके सरकार गिराने वालों को अच्छी तरह से इनका चेहरा पहचान चुकी है और पूरे मन के साथ इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और जन आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। नगर निगम में जैसे ही नगर निगम बना हमारी कटनी नगर निगम में, तो आपको प्रथम महापौर बनने का मौका मिला। इस बीच आपने क्या क्या विकास किए, कुछ जनता को बताने का प्रयास? देखिए, मुझे मेरे परिवार के संस्कारों ने प्राणियों के प्रति सेवा, समर्पण और स्नेह का भाव कि मुझे संस्कार में मिले हैं और कटनी शहर की आदरणीय जनता, हमारे युवा, हमारी माताएं, बहनें और सयानों ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया, उसको पूरी तरह से मैंने करने का प्रयास किया और करीब 500 युवाओं को शहर के मैंने रोजगार दिया। साथ ही एक शहर इतना कंजेस्टेड है, उसको विकास करना के लिए मेरा मानना है कि विस्तारीकरण बहुत आवश्यक है और इसी दिशा में मैंने ट्रांसपोर्ट नगर का पुरानी में शिलान्यास किया और शिलान्यास के प्रथम चरण का जो WBM सड़कें थी, नाली थी, पानी की टंकी थी, ये सारा कुछ कार्य मैंने करवाया और द्वितीय चरण के विकास में ट्रांसपोर्टर्स ने सही समय पर अपनी किस्तें नहीं दी और मेरा कार्यकाल भी पूर्णता की ओर था। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि मेरे बाद पिछले 20 वर्षों से वहाँ एक विकास की ईंट भी नहीं रखी गई। नगर निगम में चर्चा तो इस बात की भी चलती है लोगों के बीच में आपके नगर निगम कार्यकाल को लेकर कि क्योंकि आपने कार्यकाल ठीक नहीं किया, इसीलिए लोगों को एक हिजड़ा महापौर जिताने की आवश्यकता पड़ गई आपके कार्यकाल के बाद। देखिए, मेरा कार्यकाल मध्य प्रदेश शासन की नज़रों में मुझे अगर बेस्ट मेयर का अवार्ड मिलता है और इस शहर की जनता के बीच में मैंने जो कार्य किया, चाहे वो झंडा बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, वो आधा मैंने पक्का कराया, आधा आज भी सराफा का और झंडा का मार्केट बाजार आज भी कच्चा पड़ा हुआ है। रह गई बात मेरे कार्यकाल की और मेरे प्रति विश्वास की या मेरी ईमानदारी की, तो ये शहर का
बच्चा बच्चा, हमारे सयाने बुजुर्ग, और विशेषकर मैंने कटनी नगर निगम में कार्य किया, तो नगर निगम के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं लगभग 80% वो लोग शहर के ही वासी हैं। उनके बीच में काम किया मैंने। अगर मैंने अपने जीवन में तनिक भी, लेश मात्र भी किसी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार किया हो, तो मुझे ये हक नहीं बनता कि मैं पुनः जनसेवा का सपना देख सकूं या शहर वासियों को अपना कलंकित चेहरा दिखा सकूं। तो आज जो शहरवासियों का स्नेह है और शहरवासियों का मुझे जो प्रेम और दुलार है, उसे मैं अपनी राजनीतिक पूंजी मानता हूँ। वर्ष 2014 में कांग्रेस ने आपको टिकट दी और बिजरावगढ़ पे आपको कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान पे उतारा। कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, 16 में मध्यावधि चुनाव था और एक अकेली सीट पे पूरे प्रदेश का चुनाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी का शासन था और मुझे पार्टी ने, चूँकि मेरी वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी जहां मैंने राजनीति की हो, उसके बाद भी पार्टी का आदेश मिला कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं पूरी ताकत निष्ठा से चुनाव लड़ा, लेकिन चूँकि शासन था उनका, तो वो चुनाव किस तरह हुआ ये वहाँ बिजराहोगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। जो लोग चुनाव करा रहे थे वो जानते हैं कि मेरे कांग्रेस के एक एक बच्चे को क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और उसी लगभग 200 इनोवा जबलपुर, भोपाल और पता नहीं कहाँ कहाँ की अनसोशल एलिमेंट्स, वो सब विधानसभा क्षेत्र के अंदर कलेक्टर, एसपी की जानकारी में घुसे और एक साथ 10-10, 12-12 पोलिंग बूथों को कब्जाया जाए, तो उसको आप क्या चुनाव मानेंगे? मेरी नज़रों में वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चेहरा और जो उनकी कार्यशैली है, वो मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा, क्षेत्रवासियों ने देखा, और जो हर्ष था उसके बाद भी मुझे लगभग 42,000 के लगभग वोट मिले। वो वोट थे जिन्होंने अपना दायित्व समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए जिन्होंने वोट डाले। बाकी तो ना वोटिंग तरीके से हुई, और कब्जा के बाद जो होता है, आप यदि एक बार और मौका मिले बिजरावगढ़ से पुनः चुनाव लड़ने का, पार्टी का हाईकमान आपको टिकट दें और कहें कि वापस बिजरावगढ़ में उसी चुनाव को दोहराना है, लड़ना है, तो फिर क्या आप इस स्थिति में होंगे कि वहाँ चुनाव लड़ें? देखिए, मेरा भविष्य और मेरी कार्यभूमिका मेरे पार्टी के हाथों में है। मेरी पार्टी, मेरे नेता मुझे जो भी निर्देशित करेंगे वह कार्य करने में मैं अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करूँगा, पूरी निष्ठा से करूँगा। मेरी भूमिका क्या है ये मेरी पार्टी तय करेगी। और 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और एक बड़ा वर्ग है जो 25 साल से 30 साल से कम का है और 18 साल से ज़्यादा का है। उसने आपकी सरकार का कोई वो नहीं देखा, उसने स्वाद नहीं चखा कांग्रेस का। तो आप उस वोटर को किस तरीके से इस हिंदुत्व में, जो यहाँ पे एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडे में आप कैसे देखते हैं, कैसे उन वोटरों को आप रिझाएंगे? बहुत बड़ी संख्या है वोटरों की। निश्चित, पर उन लोगों ने पढ़ा है, वो जानते हैं कि 18 वर्ष से मतदान का जो अधिकार है वो हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की देन है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो संचार क्रांति है, ये राजीव जी की देन है। और रह गई बात 18 वर्ष के युवकों ने हमारा कार्यकाल नहीं देखा, ये सच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना देखी है, कुशासन देखा है, अत्याचार, भ्रष्टाचार देखा है, महिलाओं की असुरक्षा देखी है, बेटियों का भविष्य अंधकार में देखा है। ये तो उसने देखा है। तो जब ये देखा है तो उसका रुझान, कांग्रेस की जो नीति है सर्वधर्म समभाव, अनेकता में एकता, ये हमारी
नीति है और उस नीति से प्रभावित होकर निश्चित युवाओं का भी लगभग 100% रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। रह गई बात हिंदुत्व की। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक जीवन शैली है, हमारा रहन सहन। भारत माँ की पूजा करने वालों से मैं जानना चाहता हूँ कि सभी धर्म सभी लोगों के साथ मिलकर हमारा भारत बना है, जिसको हम भारत माता की छवि कहते हैं। और आज धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ाकर और शासन करना, यानी भारत माँ की जो मूर्ति है उसको खंडित करने का कुत्सित प्रयास है। ये अपने आप को भारत माँ का रक्षक या भारत के प्रति प्रेम की भावना कैसे दिखा सकते हैं? ये तो भारत माँ का स्वरूप बिगाड़ने वाले तथा कथित ठग हैं। और सत्ता किसी भी कीमत पर, चाहे वो रक्त बहा के मिले या लोगों का जनमत खरीद कर मिले, उन्हें सत्ता चाहिए। और जनता इनके मंसूबे, विशेषकर हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के युवा इनकी ये कुचालों से वाकिफ हैं और समय आने पर इस सत्ता को माकूल जवाब मिलेगा। भाजपा की एक योजना है लाडली बहना योजना। आपकी कांग्रेस ने भी अपने पत्र में कहा है कि हम महिला सम्मान निधि देंगे महिलाओं को। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये योजनाएं हित के हिसाब से ठीक नहीं है? और यदि ठीक है तो देश के कम से कम अर्थव्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं? देखिए, हमारा देश की परंपरा है कि जत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ति। नारियों का सम्मान, उनका भविष्य देखना हमारी जिम्मेदारी है। कल कोई पार्टी यदि आ जाए और कहे कि हम 10,000 देंगे, तो क्या फिर ऐसा नहीं लगता है कि वो ये घोषणा पहले कमलनाथ जी का कथन नहीं, वचन है। जो उन्होंने किसानों के हित में, जो उन्होंने किसानों को, चाहे वो 12 घंटे बिजली हो, कर्जा माफ हो, पुरानी पेंशन योजना लागू करना हो, या गैस सिलेंडर 500 का हो, ये गृहस्थी चलती है इससे, ये हर आदमी की दरकार है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 18 वर्षों में कमलनाथ जी की घोषणा के बाद इस महाठग शिवराज सिंह जी, जिसको पूरा प्रदेश समझ चुका है, उनको ये तब याद आता है लाडली बहना, उनको तब याद आता है 500 में गैस सिलेंडर। और हमने जो कमलनाथ जी ने वचन दिया 1500 रुपये महीना, हम तो ऊहा पो या प्रदेश का आर्थिक बजट अगर न देखते तो कमलनाथ जी भी अभी 10,000 की घोषणा कर देते। लेकिन हमको प्रदेश का सर्वांगीण विकास चाहिए, तो हम जो कर सकते हैं, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, उनका कथन नहीं, उनका वचन है और उसमें 100% वो खरे उतरते हैं। बाकी ये जो प्रतिस्पर्धा भाजपा के द्वारा दिखाने की कोशिश हो रही है, या ललचाने की, या उनको बरगलाने की कोशिश, ये प्रदेश का प्रश्न है कि जिस सरकार को इस प्रदेश में कांग्रेस के हाथों सत्ता सौंपी, आपने धनबल, केवल धनबल और बाहुबल के आधार पर आपने विधायकों को भ्रष्ट किया, उनका ईमान खरीदा। और जिस मामा से हम लोगों ने टाटा किया था, वो मामा हंसता हुआ हमारे बीच फिर आ गया, मैं फिर आ गया। ये तो देखिए, ये कायदे से सही कहना चाहिए कि आपके अपनों ने धोखा दिया है, इसलिए आज आपकी सरकार नहीं है। लेकिन फिर भी एक बड़ी चीज़ ये है कि आपको पर्सनल एक बात की जाए कि जो कांग्रेसी हैं, लोकल कांग्रेसी जो आपके नेता हैं, उनके बीच में दबी जबान एक बात और ये चलती है कि यदि आप चुनाव लड़े और आप चुनाव जीत गए, तो बहुत सारी ऐसी संभावना है कि आप प्रदेश लेवल पे एक मंत्री बनेंगे, और यदि आप मंत्री बन गए तो आगे उनका भविष्य जो है ना
वो साफ हो जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट बनाएंगे उन कार्यकर्ताओं का? ऐसा है तिवारी जी, अभी तो मैं प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, नहीं, फिर भी और रह गई बात, जब तक व्यक्ति कल्पना नहीं करता है तब तक जो है ना वहाँ तक पहुँचता नहीं है। चाँद पे पहुँचने की हमने कल्पना की थी, तो आज चाँद पे हैं। मैं इतना ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरे शहर के आदरणीय जनमानस, मेरी बहनें, माताएं और विशेषकर मेरे युवा साथी अगर मुझे आशीर्वाद देते हैं और पार्टी मुझे कुछ विशेष जिम्मेदारी देती है, तो मैंने आपसे जैसा निवेदन किया कि निष्ठा, ईमानदारी और प्राणियों की सेवा का जो पाठ है, मुझे मेरे पूज्य पिता ने पढ़ाया, मुझे परिवार से जो विरासत में मिला, जो मेरी सबसे बड़ी धरोहर है, और मैं उसको खंडित करने से अच्छा है कि ऐसा जीवन ही पसंद नहीं करूँगा। एक बड़ी चीज़ ये भी है, क्या सेवा करने के लिए व्यक्ति का किसी पद में होना या चुनकर आना, जनप्रतिनिधि होना जरूरी है? ऐसा देखिए, जब आप सेवा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आपके साथ लाखों हजारों लोगों का जन समर्थन होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तो आप उसको शक्ति के रूप में देखिए। आप उतने लोगों की शक्ति के साथ काम करते हैं, आप उतनी क्षमता के साथ काम करते हैं। तो जब आप इतने लोगों के आशीर्वाद और शक्ति से काम करते हैं, तो आप सब वर्गों के लिए काम कर सकते हैं, समाज के लिए, शहर के विकास के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति कुछ लोगों के साथ करते हैं, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। ये जीवन एक युद्ध है। आप शहर विकास की लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं, अगर सामने सभी शस्त्रधारी और आपको एक निशस्त्र छोड़ दिया जाए, तो आत्महत्या है। तो हमारे पास छोटा सा ही शस्त्र हो, हम वो लड़ाई मुकम्मल अपनी लोगों के समर्थन के साथ जीते हैं। यदि टिकट मिलती है आपको, चुनाव हार जाते हैं, इसके बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो फिर क्या प्रयास रहेंगे मुड़वारा के लिए? प्रयास रहेंगे क्योंकि फिर जनता ने आपको नहीं चुना है, यहाँ की जनता ने फिर आपको 5 साल के लिए दूर कर दिया है, तो फिर क्या ऐसे कोई प्रयास रहेंगे जनता के बीच में किए जाएँ और उनसे किए हुए वादे जो आपने कहे थे वो कुछ भी पूरा करने का प्रयास किया जाए? बिल्कुल, अगर प्रत्याशी मुझे मेरी पार्टी बनाती है, जनता के आशीर्वाद से बनता हूँ, तो मेरा विश्वास है कि मैं जितना जनता को, अपने शहर के लोगों को, युवाओं को, बहनों को पहचानता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। लेकिन अगर संभावनाओं की आप बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी मेरे जीवन में जीत या हार होती है, अगर वो मेरी जनता मुझे सौंपती है या मुझे वो दिन दिखाती है, तो भी मुझे जिस रूप में जनता ने रखा है उसी रूप में अच्छा हो कि सरकार तो हमारी बन रही है कांग्रेस की। मैं अपने पार्टी के दम पे पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरा सपना है, हमारे शहरवासियों का जो शहर के लिए सपना है, सुविधाओं का या विस्तार का, वो मैं पूरा करा कटनी के सकूँ। लिए एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि कटनी पड़ोस के कुछ छोटे शहरों से पहले ज़िला बन गया था और नगर निगम तो अभी भी बना हुआ है। पड़ोस के बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो आज भी नगर निगम नहीं है। उसके बाद भी लगातार कटनी विकास में पिछड़ता चला जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? कारण क्या है कटनी के लगातार पिछड़ते चले जाने का? हमारी शराफत, हमारे शहर की जनता की शराफत और जनप्रतिनिधियों का, खासकर जिनका 20 वर्षों से शासन है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के नकारेपन का ये परिणाम है। कि शहर की जनता के साथ विश्वासघात है। मैं अगर थोड़ी सी आपको शहर की बात करूं, तो आसपास के हमारा दमोह है, सतना है, उमरिया है, शहडोल है। आज ये नगर निगम दमोह नहीं, लेकिन वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हमारा शहर का युवा शिक्षा के लिए भटक रहा है। ना हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, एकमात्र चिकित्सालय है, वो भी दुर्गति को प्राप्त है। हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज नहीं है। देखिए, एक शहर का जो मैप है, ये मैं आपको निवेदन करूं कि कटनी का जो 100 किलोमीटर का लगभग
सराउंडिंग एरिया है, यहाँ दुनिया का ऐसा कोई खनिज नहीं है जो यहाँ उपलब्ध नहीं। माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ स्टोन पार्क की स्थापना की, मगर 20 वर्षों के इस शासन में भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर के विकास की तरफ थोड़ी भी सोच रखी होती तो इन्हीं मार्बल के जो रॉक्स हैं उनको फिनिश करके यहाँ से भेजने का प्रावधान कर दिया। तो आज एक पूरी बस्ती उन कारीगरों से, उस उद्योग से संबंध रखने वालों की स्थापित है। उद्योग में हम बिल्कुल पिछड़े हैं। आज 5 वे जंक्शन है हमारा शहर, लोग सतना और जबलपुर से आके यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन ये भारत का मध्य बिंदु कटनी करौंदी सेंटर पॉइंट है। और आज हम अपनी दुर्दशा को रो रहे हैं साहब। शिक्षा के मेडिकल कॉलेज खुलता है तो कल्पना कीजिए कितने प्रोफेसर, कितने लोग, कितने बाहरी विद्यार्थी हमारे यहाँ के रहना शुरू करेंगे, उनको आवास लगेगा, उनका जो दैनिक खर्च है वो इसी शहर में खपेगा, व्यापारी खुशहाल होगा। जैसे कि मेरी मंशा ट्रांसपोर्ट नगर से थी, यहाँ कंजेशन कम होगा, भीड़ कम होगी। आज पूरा हम लोगों ने रेलवे लाइन के अंदर शहर को डेवलप उतनी हो गया, खचाखच भरा है, 2 पहिया वाहन निकलने की व्यवस्था नहीं है साहब। आज यही रेवड़ी वाला, सब्जी वाला, आज उसको आप शहर विस्तार करते हो, वो वहाँ जाता है, वो अपना काम जब शुरू करता है और उसकी रोजी रोटी चलने लगती है तो ये शहर में आकर के आक्रमण क्यों करेगा? तो आज विकास इसी तरह से होता है। आपको मैं खनिज की बात कर दी मैंने, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की, नर्सिंग कॉलेज की। आज व्यावसायिक शिक्षा का जमाना है, लोग अलग अलग टेक्निकल शिक्षाएं लेते हैं, उनको जाकर के बाहर या शहर में उस तरह का रोजगार मिलता है। हमारे यहाँ एक भी टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। बड़े उद्योगपतियों को उद्योग लगाना है तो सबसे पहले आवागमन का साधन देखेंगे, वो हवाई पट्टी देखते हैं। हवाई पट्टी न होने से यहाँ कन्वेंस नहीं है आने जाने का, लोग आना जाना पसंद नहीं करते। नहीं, आज इतने बड़ी खनिज संपदा का धनी मेरा ये शहर, आज हमारे बुजुर्गों की, युवाओं की और हमारी सपनों के आधार पर हम नहीं बना सके। ना हमारे यहाँ एक भी गार्डन है, कोई बहुत बड़ा बगीचा हो, कोई मनोरंजन के साधन हो। पानी का संकट, ठंड के समय से हम लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। आज बगल से नर्मदा कैनाल जा रही है, एक सब कैनाल अगर हम कटनी नदी में जोड़ते हैं तो 12 महीने हमारे कटनी के साथ साथ इस विधानसभा, क्या इस जिले के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। भारी समस्याओं के बीच भी लगातार 20 साल से कांग्रेस सीट बढ़ाती चली आ रही है। मेरे को याद है जहाँ तक 2009 में राजू पोद्दार जी जीते थे, गौर भी हारे। फिर उसके बाद 2013 का चुनाव हुआ तो वहाँ पर संदीप जायसवाल जी जीते और फिरोज अहमद जी हारे और भारी अंतर से हारे। फिर उसके बाद अभी जो नज़दीक का चुनाव 2018 का था तो वहाँ पर लगभग 15-16 हज़ार वोटों से आपके मिथिलेश जैन जी आए। यदि ये संकटों का सामना लगातार कटनी शहर कर रहा है तो फिर हार क्यों कांग्रेस? क्या वो कांग्रेस, और अभी वो नज़दीक का चुनाव, वो नगर निगम का, जिसपे लगभग जमानत जब्त होते आपके कांग्रेस प्रत्याशी भी बची, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या आप ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को लगातार ये शहर दूर रखना चाहता है? 5 लाख, लगभग 5 लाख वोटों से आपके यहाँ सांसद जीत के जाते हैं, वो भी सांसद आपके लोकल प्रत्याशी को लोग नकार देते हैं, एक बाहर के सांसद को लोग एब्जॉर्व करके यहाँ लेके आते हैं। तो क्या आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, या कोई दूसरा कारण है? देखिए तिवारी जी, जब मदारी कोई जादू दिखाता है तो तुरंत जितनी लोग देखते रहते हैं उनके ऊपर उसका तत्कालिक असर होता है। वो एक नज़र का धोखा है। उस समय लोग बहुत तालियां पीटते हैं और जैसे जादू ख़त्म होता है, घर जाते जाते वो जादू का असर ख़त्म हो जाता है। ये लोग बहुत बड़े ठग, ये हर पंचवर्षीय योजना में आखिरी में ठगी का ऐसा माया जाल फेंकते हैं, नफरत फैलाते हैं, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाते हैं और एक धार्मिक उन्माद के तहत ये अभी तक के जो 3 चुनाव हुए
उसमें सीधा उनकी ठगी है। जैसे 2023 में फिर छोटा ठग प्रदेश को जो छलावा दे रहा है, युवाओं को जो बरगलाने की उसकी फिर कोशिश है। और ये ठगों का बहुत लंबा गिरोह है। इनका गिरोह पाठ्यक्रम से शुरू हो जाता है। इनको प्रेम की दुकान खोलने की शिक्षा नहीं दी जाती, स्नेह की, प्राणी मात्र की सेवा की। इनको लाठी की शिक्षा दी जाती है। इनके संस्कार में लाठी है। और नफरत का इस देश में कभी कोई स्थान नहीं रहा। बहुत लोगों ने किया, अंग्रेजों ने यही नफरत फैला के, यही हम लोगों को बांट के शासन किया। लेकिन अगर हम लोगों ने साहब अंग्रेजों को खदेड़ के फेंक दिया तो इनकी बिसात क्या है? प्रदेश की जनता इनके हथकंडों को अच्छे से समझ चुकी है। और इस बार इनकी कार्यशैली कैसी भी ये लोग अपना लें, कैसे भी जाल फेंके, लेकिन कोई भी अब फंसने वाला नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्योंकि लगभग 10 लोगों की सूची जो यहाँ से भोपाल गई हुई है कांग्रेस से टिकट मांगने, उसमें एक भी महिला का नाम नहीं। क्या कारण है? क्या महिलाओं को किनारे रख के कांग्रेस काम करना चाहती? जी नहीं, हमारे यहाँ सूची लोग बात भ्रम की बात करते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि इसका नाम सूची में, उसका नाम सूची में। लेकिन एक्चुअली वास्तविक में जिनके नाम है ये तो अभी मैं भी आपके सामने कुछ नहीं कह सकता। मेरा नाम है कि नहीं है मैं आपको ये भी नहीं कह सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं एक छोटा कार्यकर्ता पार्टी का हूँ। रह गई महिलाओं के सम्मान की बात, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। आज सीटें घोषित होने दीजिए, लेकिन अब प्रदेश में देख लीजिएगा कि हम लोगों ने कितनी बहनों को, कितनी माताओं को, बेटियों को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। मुड़वारा सीट पिछली बार मिथिलेश जैन जी को टिकट दिया है, अल्पसंख्यक कोटे में कहना चाहिए। उसके पहले चीनी केलानी जी नगर निगम का जो चुनाव लड़े वो भी अल्पसंख्यक कोटे से कह देना चाहिए कि टिकट मिली। उसके पहले जो फिरोज अहमद जी को टिकट मिली वो भी एक अल्पसंख्यक कोटे से ही कह देना चाहिए। उसके पहले प्रियदर्शन गौर जी को जो टिकट मिली उनकी भी मेजॉरिटी कटनी मुड़वारा में नहीं। तो ऐसा लगता है इस बार कि फिर से कांग्रेस किसी सामान्य चेहरे को टिकट न दे के किसी अल्पसंख्यक को दे दे या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो ऐसे किसी कोटे से आता हो। तो फिर यदि ऐसा होगा तो क्या कांग्रेस की क्या तैयारियां उसके लिए? कांग्रेस, मेरे साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि मानेगी। और जो पार्टी जिसको प्रत्याशी घोषित करेगी वो हम सबका प्रत्याशी होगा, वो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, वो पंजे का प्रत्याशी है। और रह गई बात जो आपने कही कि ये आपको हमारी कार्यशैली दर्शाता है कि हम हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, सिंधी समाज से, मुस्लिम समाज से, एक अल्पसंख्यक आपके जैन समाज से। तो आज किसी भी समाज के लोगों को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, सबको अवसर मिला, पार्टी ने सबको दिया। बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य, इन तीनों से जुटा हुआ हमारा कटनी जो क्षेत्र है, लगभग जिले में तीनों ही सीमाएँ टच होती हैं कहीं ना कहीं। तो इसके बाद भी जो है ना ठीक तरीके से विकास ना होना, और कैसे देखते हैं आप? मैंने आपसे पहले इसका उत्तर दिया कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के शासन और यहाँ उन लोगों ने शहर की जनता के साथ विश्वासघात किया जिनको इस जनता ने अपना आशीर्वाद दी, अपनी शक्ति दी और अपने सपने दिए। तो ये सपने और शक्ति का दुरुपयोग अगर कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में लगाता है, खुद के विकास करता है, ये शहर की जनता उनसे पूछेगी। और मेरा सीधा कहना है कि इस तरह के लोग जनप्रतिनिधि के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पार्कों की स्थिति लगातार दयनीय होती चली जा रही है। आपके ज़माने में खैर पार्क, एक पार्क तो अच्छा था, लेकिन फिर भी बाकी इसके बाद लगातार पार्कों की स्थिति, जैसे घंटाघर सड़क है इसकी स्थिति, साधुराम स्कूल है इसकी स्थिति, कैसे देखते हैं आप? एक ही उत्तर है ये। फिर हम नगर निगम में इस शहर की जनता ने जिस पे विश्वास किया
वो विश्वास 3 महीने के अंदर चूर चूर हो गया। और आज मुख्य मार्ग का दूसरा मुख्य मार्ग है घंटाघर रोड। मुझे साहब अगर कहीं सबसे बड़ी उम्मीद है तो इस शहर के युवाओं से है। आज जितनी भी अव्यवस्थाओं या व्यवस्था के खिलाफ जो चीज़ें हैं, उसके खिलाफ मैं देख रहा हूँ कि युवाओं का संगठन सबसे आगे आता है। चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, सारे क्षेत्र में हो, जल का हो। आप दुर्गति देखिए, मैं जा रहा हूँ एक एक गाँव में, किसानों की दुर्गति देखिए। किसानों का जिनका हमारा आज कृषि प्रधान देश है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही। दिग्विजय सिंह जी के समय 5 हार्स पावर तक मुफ्त बिजली थी किसानों के हित में। पोल लगते थे, पोलों का पैसा नहीं लगता था, उनका स्थायी मीटर लगता था। लेकिन आज सबके टेम्परेरी कनेक्शन है, पोल लगना बंद है और लगातार झूठ पे झूठ बोलना, करोड़ों रुपए के रोज पेपरों में विज्ञापन देना। ये शासन और मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ कि क्या ये पैसा आपके जेब का है? यदि आप विधायक बनते हैं तो किस कार्य के लिए प्राथमिकता होगी आपकी? आप कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करेंगे? आपने दिमाग में सोचा होगा कि हाँ, यदि मेरे को मौका मिलता है तो मैं कम से कम इस काम को तो करूँगा ही। मैंने जितनी व्यवस्थाओं की बात की है, ये शहर के विकास का जो सपना देखा है, उसको क्रमवार, और मेरा पहला मानना है कि शहर का विस्तार होना चाहिए। तो चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर हो, पहले अपना हम शहर का एक क्राउड कम करें, तो मेरा पूरा ध्यान सबसे पहले जल संकट की तरफ जाना चाहिए। फिर उसके बाद में यातायात है। और जैसा कि हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आ रहा है, हम लोगों ने कटनी विकास, युवा विकास KDA के युवाओं के साथ, बारडोली की युवाओं के साथ, भावी संभावित हमारे तरफ से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मैंने 3-4 बार अलग अलग समूहों के साथ मिलकर निवेदन किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम कांग्रेस के वचन पत्र में कटनी में मेडिकल कॉलेज, कटनी में इंजीनियरिंग कॉलेज और हवाई पट्टी, इसकी हम अपने मैनिफेस्टो में इसको हम लेके आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी का मैंने कहा वचन है, वो वचन सबसे पहले मेरे प्रदेश में, मेरे शहर में शुरू हुआ। ये मेरी कोशिश होगी। लगातार इस बारे में भी चर्चा होती है कि पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता पे नहीं है, मुड़वारा सीट पे भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार बहुरीबंद के लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया। एक बार बगल की सीट में वर्तमान विधायक हैं बसंत सिंह, कांग्रेस के, उनके ऊपर भरोसा किया। क्या उनकी कोई बड़ी उपलब्धि ऐसी जो गिनाई जा सके? ये उन्होंने क्षेत्र में काम किया और आज जिनको बहुरीबंद उदाहरण है कि जिनको अवसर मिला, सौरभ सिंह जी को कांग्रेस ने जिताया, तो आज अपूर्व जन समर्थन होना है। सौरभ सिंह जी के साथ क्यों? ये उनकी कार्यशैली, उन्होंने जिस तरह से बहुरीबंद में एक कम पीरियड में विकास किया, ये इस बात का ये कांग्रेस की कार्यशैली प्रदर्शित करती है। बसंत सिंह जी भी सहज सुलभ व्यक्ति हैं, हर आदमी के सुख दुख में खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक विपक्ष का विधायक जितनी पूरी ताकत लगा करके कर सकता है, उन्होंने निश्चित किया। ये पीछे आपकी एक चर्चा और चलती है, वैसे तो आपका पूरा करियर बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, इसमें नहीं कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हाल ही में 2 साल पहले हुए एक कांड के बारे में यहाँ पे आपका नाम बार बार उछाला जाता है कि पीछे विरोधी आपको इस बात को चर्चा करते हैं कि आपके पेट्रोल पंप में इस तरीके की मिलावट वाला काम करना था। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिस तरह से टारगेट करके, केंद्रित करके, पहले मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरे कोई खराब संबंध नहीं है,
वो लोग आते थे, बैठते थे, तो बात करते थे, प्रलोभन देते थे कि मुझे भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मैं उसको हंसी ठिठोली समझता था, मगर मैं समझता नहीं था कि ये गंभीर बात है। उन लोगों का नाम समय आने पर ले भी लूँगा जिन्होंने मुझे प्रलोभन दिए, निगम अध्यक्ष के प्रलोभन दिए, राज्य मंत्री का प्रलोभन दिया, लेकिन मैं अपनी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं उससे टस से मस जब नहीं हुआ तो उन्होंने इस पूरे ज़िले में मुझे टारगेट बनाया। एक मेरा कंज्यूमर पंप, जहाँ से हम कोई विक्रय नहीं करते, अपनी गाड़ियों में डालते हैं। कोई आदमी अपनी गाड़ियों में कभी कोई मिलावट की चीज़ डालेगा क्या? वो हमारा बायोडीजल था। कम बुद्धि व्यक्ति ही होगा जो अपने वाहनों में कोई मिलावट की चीज़ डालेगा। हमारे परिवार में व्यवसायिक दृष्टिकोण से बायोडीजल लगाया, डालना हमने शुरू किया शासन की नीतियों के तहत। अब उनको जिसे टारगेट करना था, बिना किसी कागजों की जांच पड़ताल किए बिना एक कंज्यूमर पंप में पूरे जिले की प्रत्येक थाने की पुलिस, एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी, पूरे थानों के प्रभारी, पूरा अमला, अब यहाँ आ जाइए राजस्व में तो कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पूरे नायब तहसीलदारों की भीड़, 500 पुलिस बल। ये किस मंशा से? कोई मैं इस शहर का कोई कुख्यात व्यक्ति था कि मुझसे कोई उनको डर था? 500 लोग रातों रात वहाँ छापा मारते हैं और सत्य से परे जो कुछ है ही नहीं। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रॉपर्टी में, किसी कागज में मैं नहीं हूँ, लेकिन 3-3, 4-4 एफआईआर एक पंप की बनाई जाती हैं और उसमें तरह तरह की क्राइम की धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन माननीय न्यायालय, जिस पर आज भी आम नागरिक का विश्वास है, तीसरे दिन सिर्फ सरसरी निगाह देख के मुझे चारों केसों में अग्रिम जमानत देता है और प्रशासन को फटकार लगाता है। उसका परिणाम आज 2.5 वर्षों से वो जहाँ की तहाँ फाइलें पड़ी हैं। पुलिस ऐसा नहीं कि विवेचना नहीं कर रही, लेकिन नाम तो आपने लिख दिया मेरा। अब उसमें साबित भी करिए, उसमें साक्ष्य भी लाइए कि मैं कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मेरा कोई इन्वॉल्वेशन है। तो आप इस तरह की बर्बर कार्रवाई जो अंग्रेजों ने भी शायद न की हो किसी की, आप करते हैं। आप मुझे टारगेट बनाते हैं। ये एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पर भाजपा का खुला हमला था, जिसे इस शहर की जनता ने वास्तविकता समझी। और आज आप पत्रकार के रूप में, कुछ हर तरह के लोग होते हैं, कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं, मुझसे कुछ लोग प्रतिबद्धता रखते होंगे, स्वाभाविक है, भगवान राम के सभी समर्थक नहीं। तो उन लोगों को एक चटकारे लेना या कुछ भी बात करना जो तथ्यहीन, आधारहीन है, जिसे पूरा शहर जानता है। आज दबी जुबान में प्रशासन मुझसे कहता है कि आप तो जानते हैं कि वो क्या हो रहा है, लेकिन जिस दिन भी नाम मेरा विलोपित होगा, मैं अपने स्वाभिमान के लिए तत्कालीन कलेक्टर और एसपी पर अपनी मानहानि का प्रकरण दर्ज करूंगा, न्यायालय से इंसाफ मांगूंगा, ताकि पुनः इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह का कुठारघात, इस तरह की लोगों से प्रतिष्ठा के साथ खेलने की कोशिश ये दोबारा हिमाकत न करें। मेरा इतना कहना है, शायद सब जानते हैं। चलिए, तो यह थी कटनी के प्रथम महापौर श्री राजा भैया जी से हमारी मुलाकात। जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं, ईश्वर करे कांग्रेस इनको टिकट दे और ये विधायक बने और आके हमारी कटनी का विकास करें। तो कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्दी फिर किसी अन्य प्रत्याशी के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।